हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स, जहां से फिजिक्स प्रॉपरली स्टार्ट होती है। मैकेनिक्स मींस स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इन रेस्ट और इन मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट्स रेस्ट या मोशन में हो तो उनकी स्टडी करना मैकेनिक्स कहलाता है। मैकेनिक्स के तीन ब्रांच हैं: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स is the branch of physics in which we study about the objects in rest. यहाँ पर हमें टाइम का मेजरमेंट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम रेस्ट में ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। भले ही उन पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं पर वो रेस्ट में है, तो इसलिए हम उनके बारे में पढ़ाई करेंगे, तो इसको स्टैटिक्स बोलेंगे। फिर होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मींस स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। हमें मोशन की स्टडी करना है विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। यहाँ टाइम मेजर करना एसेंशियल है, क्योंकि आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो चल रहे हैं, तो उनके किसी पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए टाइम चाहिए। एंड थर्ड है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन विथ कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन। मतलब वो कौन से फोर्स हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनर्जी का क्या होगा। न्यूटन का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जहां तक काइनेमेटिक्स की बात है, हम गैलीलियो की सोच को पढ़ते हैं, और जब हम डायनेमिक्स में आ जाते हैं तो हम न्यूटन के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। न्यूटन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है डायनेमिक्स में। तो जहां से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा, वहां से हम डायनेमिक्स पढ़ेंगे। और अभी हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स जो है 11th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम फिजिक्स का चैप्टर बोल सकते हैं। हालांकि इसके पहले हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं, पर बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो हैं वो हमें केवल ये एबिलिटी देते हैं कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम उनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ठीक से कर पाएं। यानी कि अगर हमें उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम ध्यान दे पाएं कि ये वेक्टर है या स्केलर, और अकॉर्डिंगली उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। जब उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो भी हमें ये ध्यान रहे कि वो वेक्टर हैं या स्केलर हैं, तो हम उसको प्रॉपरली हैंडल कर पाएं। इसके अलावा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, या अलजेब्रा आ जाए, या आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, या आपके पास एक्सपोनेंशियल रिलेशन आ जाए, या आपको कोई ग्राफ प्लॉट करना हो, इस सब की एबिलिटी आपके अंदर आ जाए, इसके लिए आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है। और आप फिजिकल क्वांटिटीज के साथ ठीक से डील कर सके, इसके लिए आपको वेक्टर पढ़ाया जाता है। तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन होगी स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स को हम डिफाइन करेंगे कि काइनेमेटिक्स है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज। इसका मतलब हम काइनेमेटिक्स में मोशन के बारे में पढ़ते हैं जो किसी पार्टिकल का या बॉडी का मोशन हो सकता है, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि वो कौन सी एनर्जी है जिसकी वजह से ये पार्टिकल चला, वो कौन से फोर्स थे नेचर के जिनकी वजह से ये पार्टिकल चला। हम केवल उसके मोशन के पैरामीटर लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। यानी हम उसके मोशन के पैरामीटर्स के बारे में चर्चा करते हैं। काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए हमें जो सबसे पहली जरूरत है, वो जरूरत है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बड़ी फैंसी डेफिनेशन है, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम in which there is a well-defined origin corresponding to which we can express the position of a particle which is in motion or in rest. मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक हमारे पास एक्स वाई जेड, उसका एक ओरिजिन है, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी पार्टिकल की स्पेस में पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन को पढ़ के कुछ खास समझ में नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन क्या होती है?
मेरे हिसाब से डेफिनेशन होती है कि अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्क्राइब करना है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास दो चीज होना चाहिए। नंबर वन, एक होना चाहिए ऑब्जर्वर, प्लस नंबर टू आपके पास होना चाहिए एक क्लॉक। एक ऑब्जर्वर और एक क्लॉक मिलकर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरीके की होती है, वो इनर्शियल होती है, नॉन इनर्शियल होती है, और क्या हो सकता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी तो हमारा संघर्ष है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब अगर डेफिनेशन पढ़े तो वो हुआ है, वो तो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन व्हिच वी कैन ब्ला 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 ब्ला। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो वो तो एक बहुत ही बड़ा हुआ टाइप का डेफिनेशन बना रखा है। लेकिन अगर हम उसे सिंप्लीफाई करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर और एक क्लॉक। मतलब मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं क्योंकि मैं एक ऑब्जर्वर हूं, किसी को भी देख सकता हूं, और मेरे पास एक क्लॉक है, तो मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। अब मैं स्पेस में किसी को भी देखकर उसकी पोजीशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन डिस्क्राइब कर सकता हूं। इसलिए मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं, और क्योंकि वो सारी चीजें मैंने बताई होंगी तो वो वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में होगी, वो डिस्प्लेसमेंट मेरे रिस्पेक्ट में होगा, वो पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में होगी, वो वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में होगी, वो स्पीड मेरे रिस्पेक्ट में होगी, वो एक्सेलरेशन मेरे रिस्पेक्ट में होगा। मतलब मोशन के पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक ऑब्जर्वर की जरूरत होती है जिसके पास एक क्लॉक हो, और वो जो कुछ भी बता रहा है वो उस फ्रेम का सच है। मतलब सर, मतलब हो सकता है कि एक ही समय पर एक ही ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग वेलोसिटी बता दे दो अलग अलग ऑब्जर्वर। फिजिक्स में ऐसी कई फिजिकल क्वांटिटी होंगी जो फ्रेम पे डिपेंड करेंगी, और कई ऐसी क्वांटिटी होंगी जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेंगी। जो फ्रेम पे डिपेंड करेंगी वो रिलेटिव क्वांटिटीज होंगी, क्योंकि अगर ऑब्जर्वर बदल दे तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। और अगर फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगी तो वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू रखती होगी कि भैया किसी से भी पूछ लो इसकी वैल्यू इतनी है। तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ेगी जो हमें देखकर बताएगा मोशन के पैरामीटर, जो कि होंगे रिलेटिव। पोजीशन होगी रिलेटिव, दूसरे पैरामीटर होंगे रिलेटिव। तो हम देखेंगे कौन रिलेटिव है कौन रिलेटिव नहीं है, तो हम बात करेंगे। अब हमें ऑब्जर्वर की बार बार जरूरत पड़ेगी। अब या तो मैं ये कहूं कि मैं देखता हूं, या ये कहूं कि तुम देखते हो। तो मैं बहुत साल से 18-20 साल से एक ऑब्जर्वर का इस्तेमाल करता हूं। ये हमारा ऑब्जर्वर है, इसका नाम है कल्लू। ये मेरा फेवरेट ऑब्जर्वर है। जहां भी मुझे ऑब्जर्वर की जरूरत होती है मैं कल्लू बैठा देता हूं। सो वी हैव टू सी होल फिजिक्स थ्रू द आईज ऑफ कल्लू। कल्लू यह जो देखकर बताएगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या कह रहा है। एक्चुअली में जब हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे, कोई फिजिकल सिचुएशन डिस्कस करेंगे, तो वहां हमें सराउंडिंग्स गिवन होंगी। जैसे बस है, कार है, एरोप्लेन है, शिप है, कोई लड़का दौड़ रहा है, कोई चिड़िया उड़ रही है। ये सराउंडिंग्स होंगी जिनको डिस्कस किया जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कार की वेलोसिटी बताइए बस के रिस्पेक्ट में, तो हमें बस में बैठ कर देखना होगा। तो ना तो मैं बैठने जाऊंगा ना आप बैठने जाएंगे, हम कल्लू को बैठा देंगे और बोलेंगे जा देख ले, और वो जो बोलेगा वो लिख देंगे। हो सकता है वो साइकिल की वेलोसिटी पूछे कार से देखने पर, तो अब कार में बैठकर देखना पड़ेगा ना भाई कि क्या दिख रहा है। तो हमें एक ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा ऑब्जर्वर होगा कल्लू, और ये मेरा फेवरेट ऑब्जर्वर है, बहुत काम करता है, पूरी फिजिक्स को आसान बना देता है। अपन देखेंगे धीरे धीरे। तो हम समझ गए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक ऑब्जर्वर और एक क्लॉक। अगर हमें ये दो चीजें मिल जाए तो हम मोशन को स्टडी कर सकते हैं।
तो समझिए कि ये हमारा एक्स वाई एंड जी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और जो भी हमारा ऑब्जर्वर है, मेरा तो कल्लू ही है, आप अपना मनपसंद चुन ले। तो यहां पर उसकी आंख है ओरिजिन पर, कल्लू को देखना पसंद है, और यहां पर समझो कि उसको कोई ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई देता है पोजीशन ए पर। तो ये कल्लू ने इसको देखा। हम अभी जब वेक्टर्स पढ़ रहे थे तो हम पढ़ चुके हैं पोजीशन वेक्टर। कल्लू की आंख से इस लड़की को मिलाने वाली लाइन इसका पोजीशन वेक्टर है, जो डिस्क्राइब कर रहा है स्पेस में उस लड़की की पोजीशन, जो एक सड़क पे हो सकती है, किसी बिल्डिंग पर हो सकती है, हो सकता है कार में जा रही हो। मान लेते हैं कि ये लड़की स्केटिंग कर रही थी, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, जो ये डिस्क्राइब करेगा कि स्पेस में इस लड़की की कल्लू के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या है। यानी जब हमारा ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा, तो उसकी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो जिस फिजिकल क्वांटिटी से डिस्क्राइब होगी उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। यानी पोजीशन वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो डिस्क्राइब करेगी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर चेंज हो जाएगा तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं किसी चिड़िया को देख रहा हूं तो उसका पोजीशन वेक्टर अलग है, और अगर यहाँ मेरे पड़ोस में कोई लड़का है वो भी चिड़िया को देख रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर अलग है, ना केवल मैग्नीट्यूड में अलग है बल्कि डायरेक्शन में भी अलग है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी ना किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होगी। अब हमें पता कैसे चलता है कि कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में? तो मोशन की डेफिनेशन होती है कि whenever a particle changes its position with respect to observer, then it is said to be in motion. अगर कोई पार्टिकल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में होता है। इसका मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हमारी आंख से किसी ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला एक पोजीशन वेक्टर होता है। अगर ये पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है, अदरवाइज हम बोलेंगे कि वो मोशन में नहीं है। अब पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर है, वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। या तो ये वेक्टर लंबा हो जाए, छोटा हो जाए, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, मतलब ये लड़की कल्लू से दूर चली जाए या पास आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ये ना मोशन में है। इसके लिए पास और दूर ना आए, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी हम बोलेंगे कि ये इसके लिए मोशन में है। कहने का मतलब ये है कि हमारी आंख से किसी ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली एक लाइन होती है जो पोजीशन वेक्टर होती है। अगर वो लाइन छोटी हो जाए, बड़ी हो जाए या घूम जाए तो हम बोलते हैं कि वो पार्टिकल हमारे लिए, वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए मोशन। तो मोशन की डेफिनेशन हो गई, whenever an object changes its position with respect to observer then it is said to be in motion। और रेस्ट की डेफिनेशन भी यही हो गई कि otherwise it is said to be in rest। अगर वो मोशन में नहीं है तो रेस्ट में है, इसका मतलब अगर पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा तो वो रेस्ट में है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स है। क्या कहना चाहते हो सर, इसका मतलब क्या है? देखो, रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स है, इसका मतलब ये है कि मान लो कि आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, आपके सामने वाली सीट पर एक पैसेंजर बैठा हुआ है, उसका हम कुछ नाम रख लेते हैं कि राहुल नाम का एक लड़का है जो आपके सामने वाली सीट पर बैठा हुआ है। अब अगर आप इस सीट पर बैठे हो और राहुल सामने वाली सीट पर बैठा है और दोनों अपनी जगह बैठे रहते हैं, तो इससे कुछ मतलब नहीं है कि ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है।
आप दोनों के बीच की ना तो दूरी चेंज होने वाली है, ना आपके बीच का डिस्टेंस बदलेगा, ना आप देखेंगे तो राहुल की डायरेक्शन बदलेगी। मतलब आपके लिए तो राहुल रेस्ट में ही रहेगा, चाहे ट्रेन चल रही हो या नहीं चल रही हो। इसी समय एक दूसरा ऑब्जर्वर लेते हैं जो कि प्लेटफॉर्म पर है। प्लेटफॉर्म पर जो ऑब्जर्वर है वो आपको देखेगा तो भी बोलेगा कि अगर ट्रेन चल रही है और वो आपको देखे तो बोलेगा कि आप मोशन में है। राहुल को देखेगा तो भी बोलेगा मोशन में है। मतलब मान लीजिए कि आपकी ट्रेन चल रही है, तो प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा है वो जब राहुल को देखेगा तो बोलेगा कि इसको तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो मोशन में है। जबकि आप ट्रेन के अंदर बैठकर अपने सामने वाली बर्थ पर जो भी पैसेंजर बैठा है उसको देखते रहें लगातार, तो भी आप बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। यानी रेस्ट और मोशन रिलेटिव है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। हो सकता है एक ही समय पर एक ही ऑब्जेक्ट दो अलग अलग ऑब्जर्वर में से एक के लिए रेस्ट में हो, एक के लिए मोशन में। अब जब दो तीन चार लोग कार में बैठ कर जाते हो तो आप कार कितनी भी स्पीड से चलाओ, आप लोग एक दूसरे के लिए रेस्ट में होते हो क्योंकि आप कार के अंदर हो। आपके बीच की ना डिस्टेंस चेंज हो रही है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन सड़क से कोई आप लोगों को देखे तो उसके लिए कार भी मोशन में है, आप सारे लोग भी मोशन में हो। यानी ऑब्जेक्ट तो एक ही है, पर उसे अलग अलग लोग देखें और वही पैरामीटर अलग अलग दिखाई दे तो वह एक रिलेटिव पैरामीटर होता है। मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता, ना ही दुनिया में रेस्ट एब्सोल्यूट होता है। मोशन को बतलाने के लिए भी ऑब्जर्वर चाहिए और रेस्ट को बतलाने के लिए भी ऑब्जर्वर चाहिए। अब मान लीजिए कि ये लड़की जो है स्केटिंग करते हुए इस रास्ते से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चली जाती है और कल्लू हमेशा की तरह देखता रहता है। तो कल्लू का पोजीशन वेक्टर लड़की के लिए घूमने लगता है और पहले इसका पोजीशन वेक्टर था r1 वेक्टर, जो अब बदल के हो जाता है r2 वेक्टर। जिस रास्ते से लड़की ए से बी तक गई है उस रास्ते को बोलते हैं डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस का मतलब है वो पाथ लेंथ, actual length of path followed by the particle while moving from initial to final position। मतलब डिस्टेंस वो सचमुच का रास्ता है, उस सचमुच के रास्ते की लंबाई है जिससे कि कोई पार्टिकल ए से बी तक गया है। Distance is the actual length of path followed by the body while going from initial to final position। वो सब वो एक्चुअल रास्ता है जिससे आप ए से बी तक गए हैं। जैसे यहाँ ये एक कर्व पाथ है जिससे कि ये लड़की ए से बी तक गई। लेकिन अगर मैं इस ए से बी को मिला दूं एक एरो से, तो ये जो वेक्टर है ये डिस्क्राइब करेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। इसलिए डिस्प्लेसमेंट हुआ अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जबकि डिस्टेंस स्केलर है। अगर हम समझे तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से r1 वेक्टर प्लस s वेक्टर बराबर r2 वेक्टर, सो s वेक्टर बराबर हो गया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। यानी s वेक्टर डेल्टा r वेक्टर के बराबर है। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब देखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा।
जबकि जो पोजीशन वेक्टर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। समझो कि हमारे पास एक ग्राउंड में दो पिलर लगे हैं ए और बी, और उनके बीच में गैप है एस। मतलब अगर कोई ए से बी तक चलकर जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा एस। तो समझो कि ये एक लड़की है जो ए से बी तक चलकर जा रही है। अब इस लड़की को अगर ऑब्जेक्ट माने तो इसमें दो ऑब्जर्वर्स का इंटरेस्ट है। एक तो ये है लड़का ए, हरा वाला। ये इस लड़की को देखता है तो इसका पहला पोजीशन वेक्टर बताता है R1 वेक्टर, और दूसरा पोजीशन वेक्टर बताता है R2 वेक्टर। और ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर है ही, इसलिए अगर हम वेक्टर लॉस से जाएंगे तो एस वेक्टर बराबर आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक इसी समय ये नीला वाला लड़का, लड़का बी, भी इस लड़की को देख रहा था, और इसके लिए पोजीशन वेक्टर पहला वाला लड़की का था R1 डैश वेक्टर, और फाइनल वाला था R2 डैश वेक्टर। फिर से ट्राइंगल लॉ लगाएं तो R2 डैश वेक्टर माइनस R1 डैश वेक्टर बराबर आ गया S वेक्टर। हे भगवान, इससे साबित होता है कि अगर इस मैदान में 100 लड़के भी होते, यानी 100 इंडिपेंडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती, उन सभी के लिए ऑब्जेक्ट एक ही होता, ये लड़की। लड़की की इनिशियल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग सबके अलग अलग इनिशियल पोजीशन वेक्टर होते, क्योंकि ए के लिए इनिशियल पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, बी के लिए इनिशियल पोजीशन वेक्टर है R1 डैश वेक्टर। अगर मैं इस लाइन पे और लड़के खड़े कर लूं C D E F G H, तो सभी के लिए डायरेक्शन अलग होगी, डिस्टेंस अलग होगी, तो लड़की का इनिशियल पोजीशन वेक्टर सबके लिए अलग होगा, फाइनल भी अलग होगा। यानी पोजीशन वेक्टर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन जब फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर वो लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबको एक ही डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है, ये एस वेक्टर। इसलिए डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। बस आपने अगर ये बता दिया कि ये डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से देखा गया, तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ग्राउंड पे ए ने देखा या बी ने देखा या सी ने देखा या डी ने देखा। ग्राउंड पे जितने भी लोग खड़े होंगे सबको एक जैसा डिस्प्लेसमेंट दिखा होगा। अगर आपने बोल दिया कि ये डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू कार, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि कार के ड्राइवर ने देखा, कि फ्रंट सीट के पैसेंजर ने देखा, या सेकंड सीट के पैसेंजर ने देखा। आपको ये डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार एक फ्रेम है, जितने भी लोग उस फ्रेम में होंगे सबको एक जैसा ही दिखेगा। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन पोजीशन वेक्टर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को और डिस्टेंस को। तो पहला पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, जबकि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है और डिस्टेंस एक स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट का एक यूनिक वैल्यू होता है बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। मतलब आपको स्पेस में अगर दो पॉइंट दे दिए गए, तो जब आप उनको इनिशियल से फाइनल तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एक यूनिक वेक्टर आएगा। मतलब दो पॉइंट्स अगर फिक्स्ड हैं स्पेस में, तो उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट भी फिक्स है। जबकि अगर हम डिस्टेंस को देखें, then there are infinite values of distance are possible between initial and final position। जैसे अगर हम एक फुटबॉल का मैच देखें, तो फुटबॉल के मैच में हर बार एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट तक ही बॉल ले जाना है। अगर हम इस गेम को वेक्टर्स में देखते तो ये दुनिया का सबसे बोरिंग गेम होता, क्योंकि
एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट तक एक एरो ड्रॉ कर दो, बस वही बॉल का डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हम बार बार फुटबॉल का हर नया मैच देखते हैं, क्योंकि हर बार प्लेयर्स एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट तक बॉल को ले जाने में, बॉल ने जो रास्ता ट्रेवल किया है एक एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर तक, दूसरे प्लेयर से तीसरे प्लेयर तक, बार 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 वो इनफाइनाइट तरीके से वो एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट तक बॉल को ले जा रहे हैं। ऐसे ही आप ए से बी तक जाने के इनफाइनाइट रास्ते ढूंढ सकते हैं और वो सभी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों वैल्यूज रख सकता है, जबकि डिस्टेंस किसी मूविंग बॉडी के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब अगर कोई रुका ही हुआ है तो उसने कोई डिस्टेंस कवर की ही नहीं है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो है, इसका क्या मतलब है? जहां से हम मोशन को स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमने उसके एक और प्लस डायरेक्शन ले लिया और दूसरी ओर माइनस डायरेक्शन ले लिया, यानी एक तरफ प्लस आई कैप ले लिया, दूसरी तरफ माइनस आई कैप ले लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो अब अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा जैसे 10 आई कैप, 20 आई कैप, 30 आई कैप। और अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए हैं तो आंसर आ जाएगा -10 आई कैप, -20 आई कैप, -30 आई कैप। यहाँ पे माइनस प्लस डायरेक्शन का फैसला कर रहा है, मैग्नीट्यूड का नहीं। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वह नेगेटिव है मतलब हम उस डायरेक्शन में गए हैं जिसको हमने नेगेटिव कंसीडर किया है। अगर वह पॉजिटिव है मतलब हम उस डायरेक्शन में गए हैं जिसको हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है। जीरो है मतलब हम घूम फिर के लौट के वहीं आ गए हैं जहां से हम चले थे। लेकिन हम घूम फिर कर आ जाएं तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। हमारी गाड़ी में जो माइलोमीटर होता है, जो हमें ये बताता है, जिसमें रीडिंग आती रहती है, जो ये बताता है कि हम कितना चले। अगर कोई बच्चा अपने घर से बाइक लेकर निकलता है और शाम को बाइक लाकर दोबारा अपने घर पे रख देता है, तो उस बाइक में रीडिंग जीरो नहीं होगी, जबकि एट द एंड ऑफ द डे अगर सुबह वहीं से बाइक उठाई थी और शाम को वहीं रख दी तो उस बाइक का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन उसके माइलोमीटर में जो रीडिंग है उसको देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि बाइक को कितना चलाया गया। जैसे अगर उसमें 100 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया सुबह और शाम की रीडिंग में, तो इसका मतलब दिन भर में उस बाइक को 100 किलोमीटर चलाया गया। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आप नहीं बता सकते कि किधर चलाया गया, किस रास्ते पर चलाया गया। यानी उस रीडिंग को पढ़ के आपको ये कभी अंदाजा नहीं लगेगा कि आप कहाँ गए थे। जब हम लोग गूगल मैप देखते हैं और उस मैप में हम दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस बताया जाता है, वो डिस्टेंस जो है वो बेसिकली डिस्टेंस है। लेकिन जब हमें एक फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और हमें एयर डिस्टेंस बताया जाता है, तो वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि फ्लाइट एकदम सीधे चलेगी और कार उस रास्ते से जाएगी जो कि डेवलप्ड है। सो इसलिए डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। मतलब हम समझ सकते हैं कि कोई भी दो गिवन पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। बाकी जितने भी रास्ते होंगे ए से बी तक जाने के, वो इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उन सब की लेंथ इस सबसे छोटे रास्ते से तो बड़ी ही होगी। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ऐसा कब हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एकदम इक्वल हो? अगर हम चाहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड एकदम इक्वल हो, तो पार्टिकल को करना चाहिए स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टेकिंग यू टर्न।
मतलब उसको एक ही स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चलते जाना चाहिए, उस लाइन पर लौट भी नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन ही मानेंगे अगर हम उस पर वापस भी लौट आए तो। यानी उसको स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए और यू टर्न भी नहीं लेना चाहिए, और किधर तो वो मुड़ भी नहीं सकता है स्ट्रेट लाइन में, एक ही डायरेक्शन में जाता जाए तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। जैसे एक लड़का छत से गिर गया बड़ा, तो उसका डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है बराबर होगा। मोशन को समझने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन इसको हम बोलते हैं। 1 dimension motion means if one out of 3 coordinates x, y and z is required to specify or represent the motion of the object, then it is said to be straight line motion. अगर कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो, जैसे कोई बॉल है आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंक दी, वो सिर्फ या तो वर्टिकल जा रही है या हॉरिजॉन्टल जा रही है या किसी इंक्लाइन पर भी जा रही है, पर सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसमें यू टर्न मानते हैं, मतलब जाकर आ सकते हैं पर रहना उसी स्ट्रेट लाइन को पकड़ कर है। तब उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या तो हमें केवल एक्स एक्सिस को बताना पड़ेगा, या सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, या सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, यानी तीनों कोऑर्डिनेट में से शायद कोई एक ही कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। तब ऐसे मोशन को बोलेंगे हम स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन 1 dimension. Motion in 2 dimension means when we need to specify 2 out of 3 coordinates to represent or specify the motion of object, then it is said to be 2 dimensional motion. मतलब अगर कोई पार्टिकल 2 डायमेंशंस में मूव कर रहा है, जैसे कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, तब हमें उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक्स और वाई बताना पड़ेगा, या वाई और जेड बताना पड़ेगा, या जेड और एक्स बताना पड़ेगा, यानी कम से कम 2 कोऑर्डिनेट बताना पड़ेंगे। ऐसे मोशन को बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन और 2 डायमेंशनल मोशन। और फिर होता है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन मीन्स when we need to specify all 3 dimensions, all 3 coordinates to represent the motion of a particle, then it is said to be 3-dimensional motion. 3-dimensional motion जैसे कि आप एक स्टेयर केस पे ऐसे गोल गोल ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, तो आपका x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, z भी चेंज हो रहा है। एक पतंग आसमान में उड़ रही है तो वो ऊपर भी जा रही है, दाएं बाएं भी जा रही है। ये सारे मोशन जो है वो 3-dimensional मोशन है। मतलब अगर एक ही कोऑर्डिनेट बताना पड़े तो 1 डायमेंशन, या स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, 2 डायमेंशन एक साथ बताने पड़े तो इसका मतलब मोशन इन अ प्लेन। और अगर तीनों डायमेंशन बताने पड़े, एक्स वाई जेड तीनों बताने पड़े, तो वो 3 डायमेंशन। A particle is executing circular motion of radius r. Find out distance and displacement covered by it when it completes 1/4 cycle, half cycle, 3/4 cycle and 1 complete cycle. एक पार्टिकल है जो आर रेडियस के सर्कल पर गोल गोल घूम रहा है, तो हमें बताना है कि जब वो 1/4 साइकिल कंप्लीट करता है तब उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, हाफ साइकिल के बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, 3/4 साइकिल के बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, और 1 कंप्लीट साइकिल के बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। चलिए ट्राई करते हैं। तो हम पहला पार्ट डील कर रहे हैं 1/4 साइकिल के लिए। समझिए कि ये पार्टिकल यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाता है और इस रास्ते को ट्रैवल करते हुए चले जाता है। अब हमें बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो देखिए सर्कुलर ट्रैक पे डिस्टेंस निकालना तो बिल्कुल आसान है। देखिए एक पूरा चक्कर हो जाता है तो आप 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करते हैं, तो 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ साइकिल्स, तो यहां पर 1/4 साइकिल हुआ है, तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है पाई आर बाय 2। डिस्टेंस निकालना एकदम इजी काम है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट मतलब ए से बी तक ड्रॉ किया गया वेक्टर, ये हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। अब अगर हम टेक्निकली सोचे तो ये वेक्टर किससे मिलकर बना है, एक तो ये इस वेक्टर और इस वेक्टर से मिलकर बना है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इन दोनों को ऐड कर लें तो एस वेक्टर आ जाएगा। अगर मैं इस तरफ मान लेता हूं कि मेरी डायरेक्शन है आई और इस तरफ मान लेता हूं
और इस तरफ मान लेता हूं कि डायरेक्शन है जे। तो फिर ये हो जाएगा वेक्टर आर आई कैप और ये वेक्टर हो जाएगा आर जे कैप। इसलिए जब मैं डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा आर आई कैप प्लस आर जे कैप। ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर मतलब रूट टू आर। साथ ही साथ अगर मुझे दिखाना है कि ये वेक्टर कहां पर है तो मैं दिखा भी सकता हूं। ये आई और जे के बीच में कहीं पर है, यहां पर है। और क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट आर और आर है, रिजल्टेंट को लंबा कंपोनेंट पसंद है, तो ये बीचों बीच में होगा क्योंकि ये भी आर है ये भी आर है, तो इधर से 45 डिग्री पर हो। सेकंड है जब आर रेडियस के सर्कल पर वो पार्टिकल हाफ सर्कल कंप्लीट करता है। हाफ सर्कल कंप्लीट करता है मतलब ए से चलेगा बी तक आ जाएगा। डिस्टेंस निकालना बिल्कुल आसान, 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ साइकिल मतलब पाई आर। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये वेक्टर निकालना। तो ये वेक्टर निकालने के लिए अगर इस तरफ मेरा डायरेक्शन होता है आई, आर आई तो ये हो गया और आर आई ये हो गया, दोनों को ऐड कर लिया। आर आई कैप प्लस आर आई कैप मतलब हो गया 2 आर आई कैप। मैग्नीट्यूड आ गया 2 आर, खत्म हो गया। नेक्स्ट है 3/4 साइकिल मतलब ए से स्टार्ट कर रहे हैं और बी पर खत्म कर रहे हैं, तो यहां से इस तरह से चल के जा रहे हैं। डिस्टेंस निकालना बिल्कुल आसान, 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ साइकिल्स यानी 3 पाई आर बाय 2। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट। पहली बात तो हम ए से बी तक जो वेक्टर ड्रॉ किया है ये निकालना चाहते हैं, मतलब हमारे लिए एस वेक्टर ये है। ये मिलकर बना होगा दो वेक्टर से, एक तो ये और एक ये। अब मुझे देखना होगा कि अगर मैंने इधर पे लिया था आई तो इधर होगा माइनस आई, तो इधर होगा जे तो इधर होगा माइनस। तो ये वाला वेक्टर होगा मेरे पास आर आई कैप और ये वाला होगा माइनस आर जे कैप। बस ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाया तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आर आई माइनस आर जे। मैग्नीट्यूड निकाल लें तो फिर से हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब रूट टू आर। एंगल निकाल लें तो फिर से दोनों कंपोनेंट सेम है तो 45 ही आएगा। हाँ लेकिन इसका क्वाड्रेंट चेंज हो गया क्योंकि ये प्लस आई और माइनस जे के बीच में है, ये एस वेक्टर है, 45 हो गया, ये भी 45 है। अब एक पूरा साइकिल मतलब ए से चले थे और लौट कर यहीं वापस ए पर ही आ गए, तो साहब डिस्टेंस वो होगी 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ साइकिल्स मतलब 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट एकदम कॉमन सेंस है, जीरो वेक्टर, क्योंकि जहां से चले थे वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट आफ्टर हाफ साइकिल। ये पहिया है, ये जमीन में लुढ़क रहा है और बिना फिसले लुढ़कता है। बिना फिसले लुढ़कने का मतलब है कि जब ये पूरा चक्कर कंप्लीट करता होगा तो ये अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर चल लेता होगा मतलब 2 पाई आर। लेकिन अभी इसने हाफ साइकिल कंप्लीट किया है, इसका मतलब इसने अपनी आधी सरकमफ्रेंस के बराबर यानी पाई आर डिस्टेंस कवर किया। अब जो इसका पॉइंट ए है ये यहां आ गया होगा, ए डैश बन गया होगा।
तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये निकालना है एस वेक्टर। ये दो वेक्टर से मिलकर बना होगा, एक तो ए बी और एक बी ए डैश। हम ए बी वेक्टर को लिख सकते हैं, अगर हम इस तरफ मान लें आई, इस तरफ मान लें जे, तो इसको लिख सकते हैं हम पाई आर आई कैप, और बी ए डैश वेक्टर को लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये हाइट होगी 2r, तो इसको लिख सकते हैं हम 2r जे कैप। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पाई आर आई कैप प्लस 2r जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालना, तो हो जाएगा अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। अगर हम ये एंगल निकालना चाहते हैं, तो tan थीटा बराबर 2r पाई आर, तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स 2 पाई